हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ। आज इम्पोर्टेंट कमीशंस बिफोर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया हम पढ़ने वाले हैं। जो भारत का इंडिपेंडेंस से पहले जो भी ब्रिटिश इंडिया के टाइम में कमीशंस बना हुआ था फॉर डिफरेंट डिफरेंट पर्पज, उसमें से जो भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो कि प्रीलिम्स में आने का बहुत ज्यादा संभावना है, वो हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है। ये जो फ्लैग देख रहे हो ना आप, ये लाइक 1857 जब हुआ था सिपोई म्यूटेन, उसके बाद जब ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया था आपका एडमिनिस्ट्रेशन, तो ब्रिटिश इंडिया का फ्लैग था ये। ठीक है ना, टिल द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, ये आपका ब्रिटिश गवर्नमेंट का फ्लैग है। तो ब्रिटिश इंडिया के लिए यहाँ पे ये वाला कुछ डाल के उसने ये बना दिया था। ठीक है, तो ये जस्ट याद रख लो। ओके, सो मूविंग टू द स्लाइड। तो पहले हम जितना भी एजुकेशन कमीशन बना हुआ था वो देख लेंगे। ठीक है, सीरियली। तो मैं एजुकेशन और फेमाइन और करेंसी वाला कमीशन एक साथ देखेंगे, उसके बाद जो भी दूसरे इंपोर्टेंट कमीशन है उसको अलग से देख लेंगे। ठीक है, तो ठीक है। 1835 में बहुत एक इंपोर्टेंट कमीशन बना हुआ था, माकुले मिनट्स बोलते हैं उसको, माकुले, जो कि लॉ मेंबर थे, लॉ मेंबर। बेसिकली 1833 में जब आपका आया चार्टर्स एक्ट 1833, ठीक है, वहां पे एक लॉ मेंबर का प्रोविजन था। ठीक है, जिसके बाद फिर आपका फर्स्ट गवर्नर जनरल भी बनते हैं, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विलियम बेंटिंग। ठीक है, तो माकुले जो कि लॉ मेंबर होते हैं, उन्होंने ये सब रिकमेंडेशन देते हैं रिगार्डिंग द एजुकेशन। तो उन्होंने जस्टिफाई किया कि इंग्लिश एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। हाइलाइटर निकालते हैं, तो क्या बोले उन्होंने, इंग्लिश को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रखने के लिए। ठीक है, वो यूरोपियन एजुकेशन को बहुत ज्यादा सुपीरियर मानते थे, है ना। तो बोले टीचिंग ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन दो और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन भी इंग्लिश ही रखो। ठीक है, उनका क्या कहना था रिकमेंडेशन, कि ये डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी उनका था। ठीक है, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी याद रखना। तो क्या बोलना था, टू एजुकेट ओनली अ फ्यू इंडियंस, कुछ इंडियंस को एजुकेट करो जो कि इन टर्न हु वुड इन टर्न टीच द रेस्ट ऑफ द मासेस, है ना। लेकिन इतना सक्सेसफुल हुआ नहीं है। तो ठीक है, इनिशियली फिर माकुले मिनट्स का उनका क्या टारगेट था कि सारा सबको एजुकेट करने की जरूरत नहीं है, कुछ ही लोग को सिखाओ और क्या क्रिएट करो। ही वांटेड टू क्रिएट अ पूल ऑफ इंडियंस, to create a pool of Indians who would be able to serve British interest and be loyal to them। ठीक है, उनको जितना ब्रिटिश लोग को हेल्प करने के लिए जितना जरूरी है उतना सिखाओ। ठीक है, मेनली क्लरिकल काइंड ऑफ जॉब्स उनको देने के लिए वो लोग सिखा रहे थे, है ना। तो उनने क्लास बनना की उनका था टारगेट, जिस जो कि इंडियन इन ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश इन टेस्ट, है ना, इन ओपिनियंस, इन मॉरल्स एंड इन इंटेलेक्ट। तो उन्होंने एक ग्रुप बनाना चाहते थे, एक ऐसा ग्रुप ऑफ इंडियंस जो कि ब्लड एंड कलर में तो इंडियन होंगे, लेकिन इंग्लिश में उनका टेस्ट होगा ब्रिटिश, है ना, बट इंग्लिश इन टेस्ट, सॉरी टेस्ट टेस्ट और ओपिनियन जो उनका होगा वो इंग्लिश होगा। ओके, सो दीज आर द माकुले मिनट्स। कब आया था, विलियम बेंटिक 1835, विलियम बेंटिक के पीरियड में आया था। ठीक है, विलियम बेंटिक इज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे, वारेन हास्टिंग्स, राइट। ठीक है, देन सेकंड आता है एजुकेशन कमीशन 1854, तभी डेलहाउसी थे। ठीक है, लॉर्ड डेलहाउसी वाज द गवर्नर जनरल ड्यूरिंग दैट पीरियड। ठीक है, एक्चुअली आफ्टर 1857 1858 जो गवर्नर जनरल को वाइसरॉय बोलने लगेंगे। ठीक है, यहाँ पे गवर्नर जनरल ये लोग थे, और बाद में जो 1858 के बाद जब वंस ब्रिटिश क्राउन के पास चला जाता है एडमिनिस्ट्रेशन, उनको वाइसरॉय बोलते हैं। ठीक है, टिल द पीरियड दे आर कॉल्ड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ओके, सेम पोस्ट बेसिकली, द गवर्नर जनरल इंडिया विल बी द वाइसरॉय। ठीक है, तो 1851 में आया था वुड्स डिस्पैच। डिस्पैच मींस व्हाट, ऑफिशियल रिपोर्ट। तो वुड वुड करके एक आदमी थे, ठीक है, ब्रिटिश, जिनका रिपोर्ट था। ठीक है, उन्होंने क्या रिपोर्ट किया कि यूरोपियन लैंग्वेज को कंटिन्यू रखो, प्रोपगेशन ऑफ यूरोपियन नॉलेज इज द मोटो फॉर हायर एजुकेशन। बोले हायर एजुकेशन के लिए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश होना चाहिए, एंड प्रपोज्ड सेटिंग ऑफ वर्नाकुलर प्राइमरी स्कूल्स। लेकिन जो प्राइमरी स्कूल्स है वो वर्नाकुलर मतलब क्या, लोकल जो लैंग्वेज है उनका उसमें रखो इन द विलेजेस। तो विलेजेस में जो प्राइमरी स्कूल रहेगा उनको वर्नाकुलर लैंग्वेज में रखो, और जो इंटरमीडिएट स्कूल होगा बेसिकली जो हाई स्कूल वाला, उसको एंग्लो वर्नाकुलर, मतलब मीडियम इंग्लिश अभी भी बोलते हैं ना, यूजीएमई स्कूल ऐसा रहता है। मेरा स्कूल का नाम था उदोड़ा यूजीएमई स्कूल। सो मीडियम इंग्लिश मतलब आप पढ़ेंगे तो अपना वर्नाकुलर लैंग्वेज में, मतलब मिक्स करके रहेगा। ठीक है, एंग्लो वर्नाकुलर, कुछ इंग्लिश सब्जेक्ट्स मतलब वहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज इंट्रोड्यूस होगा, लेकिन मीडियम में इंस्ट्रक्शन आपका रहेगा दिस थिंग्स वर्नाकुलर। तो इस तरह का मिक्स काइंड ऑफ, फिर धीरे धीरे मतलब ट्रांजिशन होगा ना, ट्रांजिशन फेज इन एफिलिएटेड कॉलेज इन द डिस्ट्रिक्ट लेवल।
Then system of grants in aid to encourage and foster the private enterprise in the field of education if fulfilling the conditions. grants in aid रखो, ठीक है। जो भी प्राइवेट एजुकेशन अगर कोई मतलब कोई प्राइवेट एंटिटी अगर खोलना चाहता है स्कूल, उसको ग्रांट्स इन दो, उसको एनकरेज करो। तो ये सब आया था कब? वुड्स डिस्पैच में, ठीक है। तो इन्होंने ये जो पूरा इंग्लिश बोला था, इन्होंने बोला कि नहीं प्राइमरी लेवल पे रखो वर्नाकुलर, एंग्लो वर्नाकुलर रखो हाई स्कूल लेवल पे, लेकिन हायर एजुकेशन जो है उसको इंग्लिश में रखो, ठीक है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, तो वी आर कंटिन्यूइंग विद द एजुकेशन कमीशन ओनली। तो पहले आया था आपका, पहले हमने पढ़े माकुले मिनट्स 1835, देन 1854 वुड्स डिस्पैच, ठीक है। वाइसरॉय भी कौन थे उस टाइम में, याद रखना। देन 1882 में आते हैं हंटर। सी हंटर कमीशन दो बार आता है, एक तो एजुकेशन के लिए आता है, एक फिर पंजाब डिस्टर्बेंस जो होता है जालियांवाला बाग, उस टाइम में भी आता है 1919 में। तो ये नाम देखना कौन सा क्वेश्चन के हिसाब से आंसर करना, ठीक है। तो एजुकेशन के लिए भी एक हंटर कमीशन आया था 1882। उस टाइम में वाइसरॉय कौन थे? लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन को भी लॉर्ड रिपन वाज वन ऑफ द बेस्ट वाइसरॉयज ड्यूरिंग ब्रिटिश इंडिया, है ना। फादर ऑफ सेल्फ, क्या बोलते हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी उनको बोला जाता है। बहुत सारा अच्छा काम किए थे उन्होंने, ठीक है। एक वीडियो बनाएंगे जिसमें सारा गवर्नर जनरल वाइसरॉय के बारे में डिस्कस करेंगे, उनके टाइम में क्या क्या इवेंट हुआ था वो भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो ओके, तो याद रख लो। तो हंटर कमीशन कब आया? 1882 रिगार्डिंग द एजुकेशन। तो दैट्स, उन्होंने क्या बोला कि रिकमेंडेशन दिया कि दो तरह का अरेंजमेंट होना चाहिए हाई स्कूल लेवल पे। तो कुछ बच्चों को तो आप वोकेशनल और बिजनेस एजुकेशन दो, सो दैट हाई स्कूल निकलते ही वो लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो सके, सेल्फ एम्प्लॉयड। और कुछ लोग को ऐसा एजुकेशन दो जो कि हेल्पफुल है फॉर द एडमिशन इन द यूनिवर्सिटी, ठीक है। दो लेवल में उसको बांटने के लिए बोला गया है, ठीक है। इवन ये वाला अभी थोड़ा सा जो आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसमें भी थोड़ा इसका वोकेशनल एजुकेशन में इंट्रोड्यूस किया गया है हाई स्कूल लेवल पर, ठीक है। Now, उन्होंने फिर बोला अरेंजमेंट फॉर एम्फासिस ऑन द इंपोर्टेंस ऑफ एजुकेशन एट द प्राइमरी लेवल एंड इन लोकल लैंग्वेज एंड यूजफुल सब्जेक्ट्स। तो ऐसा एम्फासिस, अरेंजमेंट फॉर एम्फासिस ऑन द इंपोर्टेंस ऑफ एजुकेशन एट द प्राइमरी लेवल। तो प्राइमरी लेवल पे जो एजुकेशन है उसको इंपोर्टेंस देता हूँ, और उसको लोकल लैंग्वेज में करना चाहिए, जो कि वुड्स डिस्पैच में भी बोला गया था, ठीक है। प्राइमरी लेवल आप अपना वर्नाकुलर लैंग्वेज में दो, लोकल और वर्नाकुलर लैंग्वेज, और यूजफुल सब्जेक्ट्स में दो एजुकेशन, ठीक है। फिर प्राइवेट एफर्ट सेम थिंग, वहां पे भी बोला गया था वुड्स डिस्पैच में भी, should be welcomed in the field education, but primary education should be given without him। him क्या है? जब ये प्राइवेट एफर्ट्स को एनकरेज करो, लेकिन उसके साथ साथ गवर्नमेंट की तरफ से भी रहना चाहिए, ठीक है। प्राइमरी एजुकेशन जो है, प्राइमरी एजुकेशन को इंपोर्टेंस दिया गया हंटर में बहुत ज्यादा, ठीक है। देन कंट्रोल ऑफ एजुकेशन एट द प्राइमरी लेवल शुड बी हैंडेड ओवर टू द डिस्ट्रिक्ट एंड सिटी बोर्ड्स। तो उन्होंने बोला कि जो एजुकेशन का कंट्रोल है उसको जो डिस्ट्रिक्ट और सिटी बोर्ड है उसको दे दो, रादर देन यू नो अपना जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रख के उसको थोड़ा जो थर्ड टायर गवर्नमेंट है उसको ट्रांसफर करने की कोशिश किया। उसी टाइम में भी आपका लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस हुआ था रिपन के टाइम में। फिर फाइनली आता है 1902 में रेलिग, सॉरी यस 1902 में आता है रेलिग कमीशन। तो किसके बाद क्या आ रहा है उसको भी थोड़ा याद रखना, उसको मतलब क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में अरेंज करने के लिए भी बोल सकता है। तो 1902 में आपके कौन थे? कर्जन थे। कर्जन के टाइम में भी आपका बंगाल का पार्टीशन हुआ था 1905-6 में, राइट? ओके। फिर तो रैली कमीशन क्या हुआ? उन्होंने बोला कि इंडियन उनके रिपोर्ट के अनुसार, उनके रिकमेंडेशन के अनुसार इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट को पास किया गया। वो कब आया? इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 में। कमीशन आया था 1902 में और एक्ट आया 1904 में, ठीक है। तो उनको क्या हो गया इसमें से, थोड़ा क्या होता है जो यूनिवर्सिटीज का थोड़ा जो रहता था ऑटोनॉमी को कम करने की कोशिश किया। तो जो गवर्नर जनरल है ही वाज एम्पावर्ड टू डिसाइड, तो गवर्नर जनरल वाज एम्पावर्ड टू डिसाइड ए यूनिवर्सिटीज टेरिटोरियल लिमिट्स एंड एफिलिएशन बिटवीन द यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस, है ना। और आफ्टर द यूनिवर्सिटी एक्ट दो द नंबर ऑफ कॉलेज को थोड़ा डिक्लाइन कर दिया गया, इवन द रिसर्च फेलो जो भी थे उनका नंबर भी कम कर दिया, लेकिन जो स्टूडेंट्स है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज्ड। कॉलेज कम हो गया नंबर ऑफ कॉलेज, लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ गए, ठीक है। तो कौन से कमीशन के आधार पर इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट आया था पूछेगा तो रेलिग कमीशन। फिर 1913 में गोपाल कृष्ण गोखले, ऐसा कुछ कमीशन हुआ नहीं था, लेकिन उन्होंने उनके चेष्टा पर एक उन्होंने क्या किया, बहुत ज्यादा लॉबी किया। ही वाज द मेंबर ऑफ द इंपीरियल और यू कैन से सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। उस टाइम में आपका गवर्नर जनरल और वाइसरॉय थे कौन? चेम्सफोर्ड, है ना। चेम्सफोर्ड अगर याद होगा, उनके टाइम में आपका चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी आता है
है ना, मॉन्टैग चेम्सफोर्ड 1919, है ना, एक्ट जो होता है। ठीक है, तो ये जो अभी जो एजुकेशन जो गोपाल कृष्ण गोखले की जो रिकमेंडेशन और क्योंकि से उनके लॉबी के बाद जो आया उसका नाम पड़ा गवर्नमेंट रिजोल्यूशन ऑन एजुकेशन पॉलिसी 1913। ठीक है, तो उन्होंने एक्चुअली 1910 से ही एक बिल पास करने की कोशिश किया जिसमें कि प्राइमरी एजुकेशन दिया जाए 6 से 10 साल के बच्चों को फ्री में, कंपलसरी एंड फ्री। लेकिन फिर बाद में उन्होंने थोड़ा लिबरल मतलब थोड़ा अपना टोन को कम किया, उन्होंने बोला ठीक है सबको देने की जरूरत नहीं है, कहीं पे अगर 35% बच्चे पढ़ रहे हैं तो वहां पे दे दो। तो उस टाइप को थोड़ा बहुत किए, मेनली प्राइमरी कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन, फ्री कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन के लिए ये अटेम्प्ट था। लेकिन ये तो पहले एक्चुअली जो आपके ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट है उन्होंने तो आप माना नहीं इसको। लेकिन एक्चुअली गोपाल कृष्ण गोखले जो थे ना, ही वाज ए लाइक लिबरल यू कैन से, जो आपका कांग्रेस में रहते ना, चरमपंथी गरमपंथी, सॉरी नरमपंथी एंड गरमपंथी, क्या बोलते हैं उनको इंग्लिश में, यार याद नहीं आ रहा है अभी। ठीक है, तो वो नरमपंथी वाले थे। ठीक है, तो फिर जब उन्होंने पहले रिजेक्ट हो गया उनका प्रपोजल, तो जब किंग जॉर्ज 5 आते थे 1911 में आए थे इंडिया में, जिनके आने के बाद ही आपका फिर जो पार्टीशन ऑफ बंगाल को रिवोक कर दिया गया वापस, और दिल्ली में कैपिटल चला गया। ठीक है, और कुछ कुछ हुआ था, बंगाल से आपका बिहार एंड उड़ीसा भी सेपरेट होते उसी टाइम में। तो किंग जॉर्ज 5 को मिलके गोपाल कृष्ण गोखले ये सब बताए, तो उन्होंने उनको उनका सिंपैथी जब हुआ तो एक कॉम्पेंसेट करने के लिए जो उनका डिमांड था कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन के लिए, एक गवर्नमेंट रिजोल्यूशन ऑन एजुकेशन पॉलिसी आया था 1913 में, जिसमें एक्चुअली फ्री एजुकेशन तो किया नहीं लेकिन स्कूल्स का थोड़ा बढ़ाया है ना, स्ट्रक्चर एंड ऑल, नंबर्स ऑफ स्कूल्स एंड एरिया जहाँ पे स्कूल खुले वो बढ़ाए थे। ठीक है, तो ये हो गया। फिर 1917 से 19 के बीच में एक कमीशन हुआ था 1917 में, सैडलर। ठीक है, सैडलर जो थे वो वाइस चांसलर थे कलकत्ता यूनिवर्सिटी का, तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन भी बोला जाता है इनको। ठीक है, सैडलर थे 1917 में, उस टाइम में भी चैंसफोर्ड थे। तो उन्होंने क्या बोला कि रिकमेंडेशन किया, यूनिवर्सिटी शुड बी फ्रीड फ्रॉम एक्सेसिव ऑफिशियल कंट्रोल। तो बहुत ज्यादा ऑफिशियल कंट्रोल जो आपका आ गया था किसके टाइम में, रेलेक कमीशन हुआ था 1902 में, जिसके अंदर यूनिवर्सिटी एक्ट आया था 1904 में। तो जो एक्सेसिव ऑफिशियल कंट्रोल है उसको हटाने के लिए उन्होंने बोला। Then he's telling honors courses should be instituted and they should be distinctly different from pass course. अभी भी इंडिया में ये चल रहा है, ऑनर्स कोर्स एंड पास कोर्स, जब आप ग्रेजुएशन करते हो जनरल लाइन पे ये रहता है ऑनर्स एंड पास। तो उन्होंने रिकमेंडेशन दिया था, देन ही टोल्ड दैट recommended that all the teaching resources in the city of Calcutta, क्योंकि कलकत्ता यूनिवर्सिटी के ही थे, should be organized so that the Calcutta University may become entirely a teaching university। ठीक है, तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी को टीचिंग यूनिवर्सिटी बनाने का उनका प्लान था। फिर 1929 में आते हैं हर्टग कमिटी। उस टाइम में कौन थे, वाइस सॉरी जो वाइस रॉय, इरविन, लॉर्ड इरविन वाज देयर, है ना। उस टाइम में आपका जो ये भी होता है सॉल्ट सत्याग्रह होता है ना, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। फिर गांधी इरविन ट्रीटी होता है, गांधी इरविन पैक्ट, नॉट ट्रीटी, पैक्ट बेसिकली। तो उस टाइम में एक हर्टग कमिटी हुआ था, डिवोटेड मोर अटेंशन टू मास एजुकेशन। तो ये फिर से मास एजुकेशन के लिए उन्होंने अटेंशन देने के लिए बोला, जो कि इवन आपका कौन बोले थे, वुड्स डेस्पाच पे भी बोला था, है ना, इवन हंटर कमीशन बोला था। सो इन्होंने फिर से हटॉग ने वही बोला, देन पॉलिसी ऑफ कंसोलिडेशन इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्कूल्स। तो बोला स्कूल बढ़ाने की जरूरत नहीं है, कंसोलिडेट करो, है ना, मतलब जो बहुत ज्यादा रिसोर्सेज जो है दूसरे दूसरे का खर्चा नहीं करके एक ही जगह स्कूल बनाओ, इंटीग्रेट करके, कंसोलिडेशन बेसिकली उन्होंने बोला। इंप्रूवमेंट्स इन क्वालिटी, पे एंड सर्विस कंडीशन, है ना, तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को बढ़ाओ और सर पे एंड सर्विस कंडीशन ऑफ टीचर्स को भी अच्छा पे एंड सर्विस कंडीशन दो, सो दैट वो लोग ज्यादा क्या एंथुजियास्ट करके पढ़ाएंगे, है ना। सो पे एंड सर्विस कंडीशन टीचर्स रिलेटिंग द सिलेबस एंड टीचिंग मेथड्स टू द लोकल एनवायरनमेंट। तो जो सिलेबस और टीचिंग मेथड रहेगा वो लोकल एनवायरनमेंट ऑफ विलेज एंड लोकेलिटी के ऊपर रिलेट करके होना चाहिए। ठीक है, रिलेटिंग द सिलेबस एंड टीचिंग मेथड्स टू द लोकल एनवायरमेंट ऑफ विलेजेस एंड लोकेलिटी। एनवायरमेंट मतलब नहीं कि खाली परिवेश, मतलब वहाँ का कैसा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर, एनवायरमेंट, ये सब है, इस सब के हिसाब से पढ़ाने के लिए। फिर फाइनली ब्रिटिश के टाइम में जो लास्ट वाला कमीशन हुआ था, जस्ट आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2, सर्जेंट प्लान बोलते हैं उसको। उस टाइम में वावेल थे, लॉर्ड वावेल वाज द वाइस रॉय, 1944। ठीक है, 1939 से 44 तक हुआ था आपका वर्ल्ड वॉर 2, राइट। तो उन्होंने बोला कि प्री प्राइमरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन बिटवीन 3 to 6 years। ठीक है, प्री प्राइमरी एजुकेशन की बात किया।
फिर यूनिवर्सल कंपल्सरी एंड फ्री प्राइमरी और बेसिक एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन। फाइनली उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है सबको एजुकेशन देंगे। अभी तक मतलब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद भी छोड़ने के मूड में नहीं थे वो, ऑफकोर्स वर्ल्ड वॉर 2 खत्म नहीं हुआ था, ठीक है। तो बोला फिर किसको देंगे एजुकेशन, फ्री एजुकेशन, यूनिवर्सल कंपल्सरी टू ऑल द बेसिक एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन, ठीक है। एक जूनियर बेसिक रहेगा जो 6 से 11 साल तक रहेगा, और सीनियर बेसिक रहेगा जो 11 से 14 साल तक रहेगा, ठीक है। और हाई स्कूल एजुकेशन फॉर 6 इयर्स फॉर सिलेक्टेड चिल्ड्रन बिटवीन द इयर्स 11 से 17। तो उसमें से जो आफ्टर द जूनियर बेसिक कुछ सिलेक्टेड चिल्ड्रन रहेंगे जिनको हाई स्कूल एजुकेशन दिया जाएगा, ठीक है। ये तो एक्चुअली ब्रिटिश के टाइम नहीं था आफ्टर इंडियन इंडिपेंडेंस, लेकिन मैं जस्ट डाल दिया हूँ। कोठारी करके कोठारी कमीशन एक हुआ था 1964 में, 64 से 66 के बीच में, जिसके रिपोर्ट के आधार पर आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो इंदिरा गांधी के टाइम में आया था 1966, ठीक है। सॉरी इट्स नॉट बी 66, इट शुड बी 68, ओके इट शुड बी 68, इंदिरा गांधी के टाइम में आया था, ओके। सो कोठारी कमीशन आपने देख लिया। कोठारी जी जो थे वो यूजीसी के चेयरमैन थे, ठीक है, उनके रिपोर्ट से आया था, ओके। तो सारा हम एजुकेशन कमीशन देख लिया, ठीक है। क्रोनोलॉजी याद करने की कोशिश कर लेना, एक बार फिर से देख लेना, ठीक है। नाउ फेमाइन कमीशन, फेमाइन मतलब दुर्भिक्ष बोलते हैं जिसको, मतलब जब आपका बारिश वगैरह नहीं होता है, तभी तो इरिगेशन फैसिलिटी ज्यादा था नहीं, ठीक है। तो बारिश नहीं होता था तो क्या होता था, ऊपर से बहुत ज्यादा टैक्सेशन भी होता था, जो रेवेन्यू कलेक्शन, तो जो लोग थे बहुत ज्यादा भूखे मरने लगे थे, ठीक है। तो एक्चुअली उस बिफोर 1857 ज्यादा ध्यान नहीं दिया था जो ब्रिटिश इंडिया ने, लेकिन आफ्टर द यहाँ पे एक बड़ा इवेंट होता है 1866 में, है ना। इससे पहले भी होता था लेकिन दिस वाज द मोस्ट, लाइक यू कैन से मैनमेड बोल सकते हो, मैनमेड फैमाइन भी बोल सकते हो, मतलब चाहे तो जो ब्रिटिश लोग कंट्रोल कर सकते थे इसको, ठीक है। तभी वाइसरॉय थे जॉन लॉरेंस, और एक कमीशन बना जिसका नाम था कैंपबेल कमीशन 1866 में, ठीक है। ये ओडिशा स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको बोलते हैं 9 अंक का दुर्भिक्ष और द ओडिशा फेमाइन, ठीक है। बहुत ज्यादा ओडिशा में इफेक्ट हुआ था, लेकिन वो एक्चुअली ओडिशा बंगाल बिहार वाले एरिया में ही हुआ था, तभी तो एक पूरा रीजन बंगाल प्रोविंस ही था, अलग नहीं हुआ था। लेकिन जो ओडिशा वाला रीजन है बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ था। 20 लाख लोग मरे थे, जिसमें से ओडिशा से थे अराउंड 10 लाख, ठीक है। ओडिशा का 1/3 पॉपुलेशन चला गया, मतलब 3 में से 1 लोग इसी विद इन 1 ईयर दे लेफ्ट देयर बॉडी, ठीक है, बिकॉज ऑफ फूड, बिकॉज ऑफ हंगर, है ना। तो लेकिन जो आपका ब्रिटिश था उन्होंने चाहे तो कंट्रोल कर सकते थे इसको, लेकिन उन्होंने वाला, ठीक है, उन्होंने मतलब इसको ज्यादा एक्सेस नहीं कर पाया, मतलब उस टाइम में कम्युनिकेशन वगैरह भी इतना प्रॉपर नहीं था, ठीक है। तो उन्होंने जो कितना ज्यादा प्रॉब्लम है उन्होंने मतलब इसको एस्टिमेट नहीं कर पाया, ठीक है। मैनमेड फेलियर इसको बोला गया, तो इसलिए कैम्बेल फेमाइन कमीशन बैठा था, ठीक है, 1866 में। याद रख लो ना, द गवर्नमेंट एडेड टू द प्रिंसिपल ऑफ फ्री ट्रेड, उन्होंने बोला ठीक है पास होने दो, लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई को रहने रहने दो, है ना। तो इससे क्या हो गया कि जो गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं किया, बेसिकली जो भी हुआ थोड़ा बहुत चैरिटेबल रिलीफ वॉलंटरी एजेंसी से हुआ, लेकिन गवर्नमेंट ने कोई इंटरवेंशन नहीं किया, ठीक है। तो ये बस कैम्पबेल कमीशन बैठे गया था, लेकिन कुछ ज्यादा रिकमेंडेशन दिया नहीं उन्होंने प्रॉपरली। फिर फाइनली 1880 में स्ट्राची कमीशन आता है, स्ट्राचे, स्ट्राची और स्ट्राचे जो भी पढ़ना है पढ़ो उसको। उस टाइम में थे लॉर्ड लिटन वाज द वाइसरॉय, उन्होंने, उनका इतना अच्छा पॉलिसी था नहीं लिटन का, लेकिन उसका जो रिपन आता है उनका अच्छा पॉलिसी था, ठीक है। लेकिन उसकी उनके टाइम में ही कमीशन बैठा था कि दोबारा एक्चुअली उस टाइम में 76 वगैरह में फिर से फेमन होता हुआ था। तो ये कमीशन जो रिकमेंड किया कि स्टेट इंटरफेरेंस करना चाहिए, है ना। अगर कहीं पे देख रहे हो कि वहां पे फूड का इशू है तो दूसरी जगह के लाके फूड वहां पे सप्लाई करो, ठीक है। ही रिकमेंडेड द स्टेट इंटरफेरेंस इन फूड ट्रेड इन द इवेंट ऑफ फेमाइन। अगर बाकी टाइम में मत करो, लेकिन फेमाइन होता है तो करना चाहिए, ऐसा छोड़ दोगे तो लोग तो मर जाएंगे, ठीक है। तो स्ट्राची कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। लिटन के टाइम में आया था 1880। 1897 में आया था लियाल कमीशन, उस टाइम में वाइसरॉय थे एल्गिन, लॉर्ड एल्गिन। उन्होंने रेकमेंड किया कि इरिगेशन फैसिलिटी करो सो दैट आपका फेमाइन हुए ही नहीं, फेमाइन कंडीशन को ही हटा दो, ठीक है। अगर इरिगेशन करोगे लोग तो क्या 2 टाइम 3 टाइम खेती कर सकते हैं, तो इसलिए वो रेकमेंड दिया, लेकिन ऑब्वियसली ब्रिटिश लोग उतना खर्चा नहीं किए होंगे उसमें। फिर 1901 में आता है मैकडोनल्ड कमीशन, उस टाइम में थे कौन, कर्जन थे, लॉर्ड कर्जन। उन्होंने रेकमेंड किया था ऑफिशियल मशीनरी डीलिंग विद फेमाइन मस्ट वर्क अराउंड द ईयर। तो जो ऑफिशियल मशीनरी है, ऐसा नहीं कि खाली फेमाइन आने के बाद ही काम करो, साल भर आप काम करो, है ना। कौन बोला, मैकडोनल्ड ने बोला, सो दैट द स्कार्सिटी ऑफ फूड ग्रेन्स कुड बी कंट्रोल्ड इन टाइम, है ना। पहले से आप उसको देखो कि अगर कहीं पे स्कार्सिटी हो रहा है वो फेमाइन कंडीशन आने मत दो, ठीक है।
थ्रू आउट द ईयर शुड वर्क। तो ये 4 कमीशन जो है, कैंपबेल, स्ट्राची, लियल एंड मैकडोनल्ड, ये 4 फेमाइन कमीशन आर इंपॉर्टेंट। ठीक है, कब आया था, किसके टाइम में आया था, रिकमेंडेशन नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा, लेकिन कौन से साल आया था उसका सीरियल याद रखना। 1866 कैंपबेल, 1880 स्ट्राची, 1897 लियल, 1901 मैकडोनल्ड। ठीक है, कौन वाइसरॉय थे वो भी याद रख लेना। नाउ करेंसी कमीशन, तो करेंसी कमीशन 4 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। 1886 में मैन्सफील्ड के टाइम में आया था डफरिन, उस समय वाइसरॉय थे डफरिन। डफरिन को अगर टाइम में और एक बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था 1886 में, क्या हुआ था 1886 में आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस भी आया था, राइट। करेंसी, तो ये करेंसी रिलेटेड था, मैन्सफील्ड। फिर हर्सेल एक था लैंसडाउन के टाइम में 1893 में। देन 1898 में फॉलर, उस टाइम में एल्गिन 2 थे। एक्चुअली 1892 तक, 1892 तक जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो बहुत सारा रुपी वगैरह छापती थी, है ना, तो एक्चुअली उस टाइम कॉइनेज चल रहा था, मतलब ज्यादा आया नहीं था आपका जो दिस पेपर करेंसी। तो बहुत ज्यादा जो इंडियन करेंसी था वो सिल्वर में बनता था, सिल्वर मेटल में। धीरे धीरे उसका क्राइसिस, स्कैरसिटी होने लगा था, तो 1893 से ये जो सिल्वर मिंटिंग वाला बंद कर दिया। ठीक है, तो फॉलर, ये फॉलर वाला इंपॉर्टेंट है, बाकी आप नहीं याद रखोगे तो चलेगा। फिर 1919 में बैबिंगटन स्मिथ करके एक कमीशन बना था ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चेम्सफोर्ड। सी, अगर आप गवर्नर जनरल का ड्यूरेशन याद रखोगे तो उस टाइम अगर कौन रहेगा अभी याद रख सकते हो। ठीक है, तो मैन्सफील्ड, हर्शेल, फॉलर, बैबिंगटन स्मिथ। ठीक है, ये 4 हो गया करेंसी रिलेटेड। फिर एक हिल्टन यंग कमीशन हुआ था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी याद रख लो चलेगा, लेकिन इसको भूलना नहीं है। 1926 में हुआ था हिल्टन यंग, और इसका दूसरा नाम था रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस। ठीक है, ये कौन एस्टेब्लिश किया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। ब्रिटिश गवर्नमेंट मतलब जो आपका वहां पे जो ब्रिटेन में जो गवर्नमेंट था, उन्होंने ये एस्टेब्लिश किया था, बाकी जबकि आपका वाइसरॉय ने किया था। तो हिल्टन यंग कमीशन कब, 1926, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके रिकमेंडेशन आपका फाइनली आरबीआई बनता है, आरबीआई। ठीक है, तो इन्होंने पहले 1926 में रिपोर्ट बोला कि एक सेंट्रल बैंक बनाओ। उससे पहले बोला रहा था कि जो आपका इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है, जो बाद में एसबीआई बनता है, 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बन रहा था बाय द मर्जर ऑफ आपका जो मद्रास प्रेसिडेंसी बैंक एंड बंगाल प्रेसिडेंसी बैंक एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी बैंक, तो तीनों मर्ज होकर इंपीरियल बैंक बन गया था 1921 में। तो पहले तो उसको मतलब ये सब काम करने के लिए, मतलब प्रिंटिंग करेंसी एंड ऑल बोला जा रहा था, मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह के लिए, बेसिकली मॉनेटरी करेंसी कंट्रोल पॉलिसी तो नहीं। लेकिन बाद में उन्होंने जो हिल्टन यंग थे, उन्होंने कमीशन, उन्होंने रेकमेंड किया कि नहीं, एक सेपरेट सेंट्रल बैंक बनाना चाहिए। तो 1927 में बिल तो आया, लेकिन पास नहीं हो पाया। ठीक है, विड्रॉ हो गया वो ड्यू टू लैक ऑफ एग्रीमेंट अमंग वेरियस सेक्शंस ऑफ पीपल। फिर उसको सेपरेट रिजर्व बैंक के लिए फिर से रिवाइव हुआ 1931 में बाय द इंडियन सेंट्रल बैंकिंग इंक्वायरी कमेटी। फिर फाइनली 1933 में बिल प्रेजेंट किया जाता है, फिर 1934 में पास होता है। तो जो आरबीआई एक्ट बना था 1934 में, और वो कब से स्टार्ट हुआ उसका कार्यकाल, अप्रैल 1 1935। इनिशियल इसका पर्पस कितना था, 5 करोड़ रुपए। आरबीआई के लिए एक सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगा, सो वहां पे अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, लेकिन इतना याद रखो, अगर पूछेगा आरबीआई कौन से कमीशन की रिकमेंडेशन में बना था, सो से हिल्टन यंग। ठीक है, ओके नेक्स्ट। अभी वो और जो हमने अभी पढ़ लिया एजुकेशन कमीशन, एजुकेशन रिलेटेड कितना कमीशन बना था, सीरियली पढ़ा। फिर आपका फेमाइन रिलेटेड कितना कमीशन, 4 जो बना था वो पढ़ा हमने। फिर करेंसी रिलेटेड हमने पढ़ा। अभी उसके अलावा जो बाकी सेपरेट बहुत सारे इंपोर्टेंट कमीशन बने थे उसके बारे में देख लेंगे। 1897 में आपको पता होगा, बहुत ज्यादा फेमस सिपोही म्यूटिन हुआ था, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो उसके बाद एक पील कमीशन बना। उन्होंने देखा जो सिपोही लोग हैं, बिकॉज वो तो आपके ऑलरेडी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर ही थे, लेकिन उन्होंने ही म्यूटिनी कर दिया, तो कैसे किया जाए सो दैट मतलब वो लोग फ्यूचर में इसे ना करें। तो मिलिट्री में रिफॉर्म्स लाना जरूरी था, तो पील करके कमीशन बना। उस टाइम में तो ऑब्वियसली वाइसरॉय तो कैनिंग ही थे। तो उन्होंने so after the Sepoy Mutiny of 1857 the composition and recruitment strategies को चेंज किया गया। ठीक है, composition of the जो सिपोई और रिक्रूटमेंट स्ट्रेटजी को चेंज किया। ठीक है, जो रेजिमेंट्स वगैरह म्यूटिनी किए थे उनको डिसबैंड कर दिया, दोज रेजिमेंट्स व्हिच हैड म्यूटिनीड वर डिसबैंडेड। और उन्होंने रेकमेंड किया कि इंडियन आर्मी को ऐसा बनाओ जो कि कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट नेशनलिटीज एंड कास्ट, है ना, अलग अलग नेशनलिटी और कास्ट के लोग को रखो, अलग अलग रिलीजन के लोग को, सो दैट उनके अंदर यूनिटी ना आ जाए। ठीक है, एज ए जनरल रूल मिक्स्ड प्रोमिस्कुअसली थ्रू ईच रेजिमेंट। मतलब जैसे उन्होंने बोला कि ठीक है 1:3 रेशियो में रखना चाहिए।
मतलब 1 रहना चाहिए आपका ब्रिटिश सोल्जर्स एंड 3 रहना चाहिए इंडियन सोल्जर्स। और जो जो जहाँ पे ज्यादा थोड़ा मतलब क्या आपको लगता है कि इंपोर्टेंट वाला एरिया है जहाँ पे मीटिंग हुआ था, वहां पे 50-50 रख लो, ठीक है। तो वो वाला हो गया। फिर जो ब्रिटिश सोल्जर्स, जो इंडियन सिपाहीज रहेंगे, इंडियन सिपाही, उनको भी एक ही जगह से रिक्रूट मत करो, अलग अलग, मतलब पंजाब से ले लो थोड़ा, है ना, पंजाब के जो जाट हो गए, फिर आपका राजपूत हो गए, नेपाली जो गोरखा हो गए, है ना, तो उनको ले लो, जो मार्शल रेस से ले लो। उनको तो युद्ध वगैरह में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, लेकिन वो लोग जो लीडरशिप कैपेसिटी उनमें नहीं था, है ना। वो लोग अच्छे से युद्ध करते थे और लॉयल भी रहते थे, लेकिन लीडरशिप क्वालिटी नहीं था। तो उससे क्या हो गया, इनसे उनको इजी हो गया ब्रिटिश लोग को आपका, उनका जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को मेंटेन करने के लिए ऑल ओवर इंडिया, इवन इन वर्ल्ड। सो ये लोग को लेके दूसरे जगह पे भी फाइट करवाते थे, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, ठीक है। 1886, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एचिसन, एचिसन नाम के कमीशन बना था 1886 में, है ना। उस टाइम में डफरिन थे, डफरिन टाइम में और भी हमने पढ़ा, डफरिन के टाइम में और एक क्या पढ़ा था हमने, मैंसफील्ड, ठीक है, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप इसको याद रखो, एचिसन वाला जो है 1886 में एचिसन जो हुआ था डफरिन के टाइम में। एचिसन कमीशन किसके रिलेटेड था, सिविल सर्विस रिफॉर्म के लिए, ठीक है। तो क्योंकि हम सिविल सर्विस का एग्जाम दे रहे हैं आप लोग, तो इसको याद रखना जरूरी है। एक एचिसन कमीशन है और एक ली कमीशन हम पढ़ेंगे फ्यूचर में, मतलब नेक्स्ट स्लाइड्स में। तो इन्होंने क्या बोला कि जो 2 टायर क्लासिफिकेशन है उसको चेंज करके 3 टायर क्लासिफिकेशन करो, है ना। एक इंपीरियल रहना चाहिए, एक प्रोविंशियल सिविल सर्विस, एक सबऑर्डिनेट सिविल सर्विस। फिर मैक्सिमम एज जो है वो आप 21 से बढ़ा के 23 करने के लिए बोला उनको, 21 या 22 था पहले, उसको 23 करने बोला। देन स्टैट्यूटरी सिविल सर्विस, एक जो रिक्रूटमेंट था स्टैट्यूटरी सिविल सर्विस करके, उस सिस्टम को अबोलिश करने के लिए बोला गया। फिर बोला द कंपटीशन एग्जाम शुड नॉट बी हेल्ड, शुड नॉट, ठीक है, शुड नॉट बी हेल्ड साइमल्टेनियसली इन इंग्लैंड एंड इंडिया। Then certain percentage of post in the imperial civil service should be filled by promotion of the members of provincial civil service। बोला जो इंपीरियल सिविल सर्विस है जो, है ना, उसमें से क्या बोला है कि कुछ लोग को प्रमोशन, जो प्रोविंशियल सिविल सर्विस है उनके प्रमोशन में फिल होना चाहिए। अभी भी ये चीज चलता है। जो स्टेट पीसीएस वाले होते हैं 1/3 जो होता है स्टेट के अंदर जो 1/3 पोजीशन होता है, वो स्टेट पीसीएस के लोग ही प्रमोशन होके बनते हैं, है ना, आईएएस एंड आईपीएस आफ्टर 10-15 ईयर्स, है ना। जो 2/3 होता है वो तो पहले से सेंटर से रिक्रूटमेंट वाले ऑल इंडिया सर्विस वाले आते हैं, और स्टेट पीसीएस वाले 1/3 ऑक्युपाई करते हैं, ठीक है। ओके, नाउ 1893 में ओपीएम कमीशन हुआ था, उस टाइम में वाइसरॉय कौन थे, लैंसडाउन। तो बेसिकली उनका रिकमेंडेशन इफेक्ट ऑफ ओपीएम ऑन हेल्थ किया था, उसके रिलेटेड उन्होंने, इसके रिलेटेड एक कमीशन बना हुआ था। 1901 में स्कॉट मॉन्क्रिएफ कर्जन थे, कर्जन आपको पता होगा 1900 से 1900 से 1905 तक थे, आई थिंक, यस 1905 या 1906 तक थे। तो स्कॉट मॉन्क्रिएफ करके एक कमीशन बना था, वो था बेसिकली इरिगेशन रिलेटेड। फिर फ्रेजर कमीशन, ये वाला इंपॉर्टेंट है, फ्रेजर वाला, वो भी कर्जन का टाइम है। पुलिस रिफॉर्म एक हो गया, मिलिट्री रिफॉर्म स्पील देख लिया हम। फिर एक एचिसन देख लिया 1886 में आपका, जो कि सिविल सर्विस के लिए था, है ना। फिर फ्रेजर कमीशन जो पुलिस रिफॉर्म है। बेसिकली उन्होंने इसमें 2 चीज रेकमेंड किया उसने। एक तो आपका डिपार्टमेंट ऑफ क्रिमिनल इंटेलिजेंस बनाओ, जो कि आपका सेंट्रल लेवल पे काम करेगा, सेंट्रल लेवल पे इंटेलिजेंस एजेंसी, जो कि अभी जैसे सीबीआई वगैरह काम करते हैं, सीबीआई, आईबी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो, सीबीआई, है ना, एंड इवन रॉ इज देयर। तो तभी जो एक ही था डिपार्टमेंट ऑफ क्रिमिनल इंटेलिजेंस, जो कि मेन सेंट्रल डोमेस्टिक एज वेल एज फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी पे था, ठीक है। अगर वो था जो इंडिया के अंदर काम करता है इंटेलिजेंस एजेंसी, वो है आपका आईबी एंड सीबीआई, और जो फॉरेन में काम करता है वो है रॉ, है ना, रिसर्च एंड एनालिटिक्स विंग, आई थिंक। तो एक सीआईडी, सीआईडी अभी भी है लगभग स्टेट लेवल पे, जो सीबीसीआईडी बोलते हैं, क्रिमिनल क्या, क्रिमिनल ब्यूरो ना क्या बोलते हैं उसको, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, वी आर एस्टेब्लिश्ड इन ऑल द प्रोविंसेस इन ब्रिटिश इंडिया। तो ये कब हुआ था, फ्रेजर कमीशन के रिकमेंडेशन में 1902 में, उस टाइम में कर्जन था वाइस रॉय। 1919 में हंटर, मैंने बोला था हंटर कमीशन 2 बार आएगा। एक तो आपका पहले बना चुका था जो कि एजुकेशन के लिए था, हंटर कमीशन कब आया था, वो 1882 में आया था, ड्यूरिंग द वाइस रॉय कौन थे, रिपॉन, है ना। फिर से 1919 में बनता है लॉर्ड चेम्सफोर्ड के टाइम में, जो कि वाइस तभी थे आपका वाइस रॉय। तो ये हुआ था बिकॉज ऑफ द टू एग्जाम द मिसहैप ऑफ जालियांवाला बाग मैसेकर, जो कि कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919, ठीक है। जालियांवाला बाग मैसेकर अमृतसर के पास हुआ था ये। तो उसका जो क्यों हुआ एंड उसके वो सबको एग्जामिन करने हुआ था। पंजाब में बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा था तभी, तो हंटर कमीशन हुआ था 1919 में। इट कंक्लूडेड दैट द गैदरिंग, तो जो रिपोर्ट आया कमीशन का,
तो इसने क्या कंक्लूड किया, तभी जो जनरल डायर थे उन्होंने बहुत ज्यादा फायरिंग करके बहुत लोगों को मार दिया था, 1000 से भी ज्यादा लोग, 1500 अराउंड। तो उन्होंने कंक्लूड किया कि जो गैदरिंग वाज जो था वो कॉन्स्पिरेसी नहीं था, है ना, जिसका कारण से आप लोग जो जनरल डायर ने उनको मारा, ठीक है, कॉन्स्पिरेसी तो था नहीं, लेकिन जो मार्शियल लॉ था पंजाब में वो जस्टिफाइड है। और उन्होंने बोला कि जो डायर ने जनरल डायर ने फायरिंग किया वो भी जस्टिफाइड है ना। तो ये बहुत ज्यादा गलत किया उन्होंने, इसके लिए आपका फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट होगा, है ना, आपको 1920 में स्टार्ट था ना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड खिलाफत मूवमेंट, ठीक है। तो जो जनरल डायर है उनका जो फायरिंग है उसको जस्टिफाई बता दिया हंटर रिपोर्ट ने, एक्सेप्ट दैट ही शुड हैव गिवन, उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है तुम वार्निंग देना चाहिए था, फायरिंग तो ठीक है, पहले वार्निंग देते और ज्यादा देर तक फायरिंग नहीं करते, है ना, ड्यूरेशन ऑफ द फायरिंग शुड हैव बीन शॉर्टेंड। उन्होंने लेकिन 10 मिनट तक फायरिंग किया था, बहुत ज्यादा लोग का डेथ हो गया था जो कि अनआर्म्ड वहां पे बैठे हुए थे, है ना, उसको क्या बोला था, ब्लडी बैसाखी बोला जाता है, एक्चुअली वो बैसाखी का दिन था, 13 अप्रैल, 13 अप्रैल था वो, ठीक है। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट। और क्या क्या इंपोर्टेंट कमीशन है, दिस इज द लास्ट स्लाइड। 1923 में एक ली कमीशन आया था, मैं बोला ना दो आपका सिविल सर्विस रिलेटेड कमीशन था, एक तो पहला हो गया कौन सा 1886 में ड्यूरिंग डफरिन के टाइम में आया था, एचिसन कमीशन। फिर दूसरा आता है 1920 में ली कमीशन, तभी वाइस होता है रीडिंग, ठीक है। तो इसके रिपोर्ट के पब्लिश हुआ 1924 में, जिसके रिकमेंडेशंस पे पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो एस्टेब्लिश हुआ। पहला पब्लिक सर्विसेज कमीशन कब अपॉइंट हुआ था, 1926 में, ठीक है। अगर पूछेगा फास्ट यूपीएससी और फास्ट पब्लिक सर्विस कमीशन कब हुआ था, 1926 में एस्टेब्लिश हुआ था, जो कि एक्चुअली इंडिपेंडेंस के बाद कंटिन्यू ही चला वो। और फास्ट चेयरमैन कौन थे उसके, सर रॉस बार्कर। फास्ट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन कौन थे, सर रॉस बार्कर। अच्छा, मुझे कमेंट में बताओ फास्ट इंडियन पब्लिक सर्विस कमीशन कौन थे, जो कि यूपीएससी के फास्ट इंडियन चेयरमैन कौन थे। फास्ट चेयरमैन तो यूरोपियन थे सर रॉस बार्कर, लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद आपको इंडियन होंगे, तो वो कौन थे फास्ट यूपीएससी चेयरमैन। और अभी कौन है, अभी चलो अभी मैं बता देता हूँ, अभी तो है आपके राजीव कुमार जी हैं यूपीएससी के चेयरमैन, ठीक है। आई थिंक यस राजीव कुमार ही हैं। तो फास्ट जो 1947 में भारत इंडिपेंडेंस होने के बाद कौन थे, ठीक है, ये मुझे बताओ। ओके, नाउ 1920 में एक दूसरा इंपॉर्टेंट कमीशन हुआ था मोडी मैन, है ना, उस टाइम पे रीडिंग ही थे आपके वाइस रॉय। तो जो मोडी मैन थे उन्होंने क्यों कमीशन क्यों हुआ था, टू एग्जामिन द वर्किंग ऑफ डायर की। आपको पता होगा डायर की आपका 1919 में जो आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसको आपका मॉन्टेग स्कैन्सफोर्ड रिफॉर्म भी बोलते हैं। तो डायर के ठीक से काम कर रहा है कि नहीं उसको एग्जाम करने आया था 1924 में ही। और इसको मोडी मैन कमीशन को भी बोला जाता है रिफॉर्म्स इंक्वायरी कमेटी भी बोला जाता है, रिफॉर्म्स इंक्वायरी कमेटी, ठीक है। और पूछेगा रिफॉर्म्स इंक्वायरी कमेटी कब आया था, वो भी 1924 क्यों आया था, टू एग्जामिन द वर्किंग ऑफ डायर की, है ना। एक्चुअली ये साइमन कमीशन भी चीज डायरकी का भी एक एंगल था, जो कि साइमन कमीशन कब आया था 1927 में आया था। एक्चुअली बटलर कमीशन आया था, बटलर कब आया था, बटलर आई थिंक, ठीक है, बटलर भी 1927 में आया था। तो साइमन कमीशन आया था इरविन के टाइम में, इवन बटलर कमीशन भी 1927 इरविन के टाइम में। तो बटलर कमीशन क्या था, रिलेशन मेजर करने के लिए रिलेशन ऑफ इंडियन प्रिंसली स्टेट्स विद ब्रिटिश क्राउन। तो इंडियन के जो प्रिंसली स्टेट थे राजा लोग सब, वो जो ब्रिटिश पारामंशी के अंदर थे, तो उनका रिलेशन कैसा है ब्रिटिश क्राउन के साथ, उसके लिए आया था, ठीक है। जिसमें बोला गया था ठीक है अगर बाय फ्यूचर में अगर ब्रिटिश शासन चला भी जाता है तो विदाउट द कंकरेंस ऑफ प्रिंसली स्टेट्स उनको दूसरे गवर्नमेंट को ट्रांसफर नहीं किया जाएगा, जो कि आपका 1947 के टाइम में भी ये चीज देखा जाता है, ठीक है। तो साइमन कमीशन आया फिर 1927 में। तो ये क्यों आया था, टू इन्वेस्ट द प्रोग्रेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 के जो प्रोविजंस है उसका कैसा प्रोग्रेस है उसके रिलेटेड, एक्चुअली उसमें एक क्लॉज था कि 10 साल के बाद एक बनेगा कमीशन, जिसको आपका स्टैट्यूटरी कमीशन भी बोला जाता है। तो साइमन कमीशन आ गया, लाइक 2 साल पहले आ गया, 1929 में आना था लेकिन साइमन पहले आ गया, जिसमें सब सारे ही ब्रिटिश लोग थे, मतलब यूरोपियन थे, इसलिए आपका जो इंडिया में बहुत ज्यादा ही विरोध हुआ था इसके, साइमन गो बैक, जिसके पीरियड में आपका लाला लाजपत राय का भी डेथ हो जाता है, जिसका रिवेंज लेते हैं आपके कौन, भगत सिंह जी। किसको मारते हैं, सैंडर्स को मारते हैं, राइट, ठीक है। तो 1929 में एक दूसरा कमीशन आया जिसको बोलते हैं व्हिटली कमीशन, ठीक है। ये आपका लेबर रिफॉर्म्स के लिए रिलेटेड था, तभी आपके कौन थे, तभी भी यूरोपियन ही थे, वाइस रॉय। 1935 में सप्रू कमीशन आता है, सप्रू सप्रू तेज बहादुर सप्रू जो थे उनके नाम पे सप्रू कमीशन। उस टाइम में वाइसरॉय थे लेनलिथगो, वो अनएम्प्लॉयमेंट रिलेटेड था। अभी अनएम्प्लॉयमेंट का जो प्रॉब्लम है उसको क्यों है जितना अनएम्प्लॉयमेंट, उसको कैसे एम्प्लॉयमेंट दिया जाए लोगों को, उसके रिलेटेड था, 1935 में आया था। 1939 में एक चाहता चार्ट फील्ड करके,
वो भी आर्मी रिलेटेड था। आर्मी रिलेटेड और एक कमीशन पढ़ चुके थे, पील कमीशन, जो कि 1857 में आया था, ठीक है। 1940 में फ्लाउड कमीशन, एक देखो एक फ्लावर कमीशन था, फ्लावर करके, वो आपका करंट से रिलेटेड था। ये फ्लाउड, ये टिनेंसी इन बंगाल, तो बंगाल में जो टिनेंसी रिलेटेड लॉ था उसके रिलेटेड ये कमीशन बना था, उसको मतलब इंक्वायरी करने के लिए, ठीक है। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट एक्चुअली यहाँ पे, सारा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन बहुत जितना ज्यादा से ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है आपको उसको ध्यान रखने में, मैं बोला हूँ, ठीक है। तो उसको आप देख लेना, फिर से एक बार देख लेता हूँ कौन सा आप लोग को किसको ज्यादा याद रखने की जरूरत है, ठीक है। ये हो गया आपका, जैसे साइमन कमीशन जरूरी है, मोडीमैन कमीशन जरूरी है, ली कमीशन जरूरी है। फिर पहले हम के जैसे हंटर कमीशन वाज वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रेजर वाज इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर आपका प्रीवियस स्लाइड में अगर जाएं, एचिसन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर यहाँ पे हंटर कमीशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो हमने बोला था प्रीवियस स्लाइड। एचिसन इंपॉर्टेंट है, पील इंपॉर्टेंट है। फिर आपका हिल्टन यंग इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। बाकी आप यहाँ ये स्लाइड में हिल्टन यंग याद रख लो, बाकी चार फॉलर याद रख लो, फाउलर वाला एंड फ्लावर बोल दिया था मैं, फॉलर और हिल्टन यंग। हिल्टन यंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी नहीं याद से चलेगा। फिर यहाँ पे तो कैंपबेल इंपॉर्टेंट है, स्ट्रैची इंपॉर्टेंट है, पहला दो याद रख लो एटलीस्ट। नेक्स्ट प्रीवियस स्लाइड में ये तो एक्चुअली एजुकेशन वाला सारा ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें से अगर कोठारी कमीशन एक हो गया ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इवन आपका हंटर वाला भी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे ये दोनों इंपॉर्टेंट है, और माकुली सारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आई होप इट वाज क्लियर, एक दो बार देख लेना फिर से अगर चाहे तो वीडियो, है ना। आप लोग एक्चुअली इसके बाद एक मैं वीडियो बनाने की प्लान कर रहा हूँ कि जिसमें सारा गवर्नर जनरल रहेंगे, उनके रिलेटेड इवेंट्स रहेंगे, तो इस कुछ कुछ चीजें वहां पे भी रिपीट हो जाएगा, ठीक है। और ठीक है, याद रखना है कमीशन, वो एक क्वेश्चन तो आता ही है जरूर, कौन सा कमीशन आया था और किसके टाइम में आया था, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। तो आप अपना फीडबैक बताइए कमेंट सेक्शन में, ओके। आई होप अभी जो वीडियो का साउंड है वो क्लियर आ रहा है। पहले पहले कुछ वीडियोस जो थे उसका साउंड क्लियर नहीं था, वो सब आप ईयरफोन डाल के सुन सकते हैं, ईयरफोन में आपका ठीक से सुनाई देता है, जो कुछ का अगर साउंड क्लियर नहीं है, ओके। तो अपना बताइए फीडबैक। थैंक यू सो मच, हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ।